बंगाल और असम में चुनाव चल रहे हैं और उन चुनाव के बीच ईवीएम को लेकर फिर एक बार सवाल उठा है और आप कहते हैं कि ईवीएम भरोसेमंद नहीं है और कई बार कहते हैं कि भाजपा की जीत में ईवीएम का बड़ा सरोकार है। ये बात हम आज से इसलिए आपसे पूछ रहे हैं कि कई बार ऐसा लगता है कि चुनावी पार्टियां ये मुद्दा नहीं उठाती हैं, लेकिन कल प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके कहा था कि ईवीएम को लेकर सवाल होने चाहिए और बड़ी पार्टियों को भी बोलना चाहिए। तो अब आप क्या कहते हैं, चूंकि आप ईवीएम विरोधी आंदोलन में लगातार सक्रिय रहे? जी, मैं आईआईटी में जो कुछ भी पढ़ा था दिल्ली में, जी, वो उस वक्त जब माइक्रो प्रोसेसर नए नए दुनिया में आए थे, जी, तब हम लोगों ने समझना शुरू किया था कि माइक्रो प्रोसेसर होता क्या है। और ये बात कि ईवीएम भरोसेमंद नहीं है, ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, बल्कि दुनिया के सारे बड़े विशेषज्ञों ने इस बात को लगातार कहा है अलग अलग मुल्कों में। जी, भारत की जो बनी हुई ईवीएम है, उनके बारे में भी रिपोर्ट मौजूद है और उनका भी विश्लेषण किया गया है, जी, पूरी तरह से जांच की गई है और उसमें भी ये पाया गया है कि बहुत आसानी से ईवीएम को हैक किया जा सकता है। अब इसमें टेक्निकल बातों में अगर मैं जाता हूं तो उसमें काफी वक्त लगेगा और समझने के लिए काफी टेक्निकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अच्छा, एक बात जो जानना चाह रहा था मैं, जो प्रियंका गांधी का मसला जो कह रहा था मैं उस पे आ रहा हूं। जी, पहले जो बात तुमने उठाई कि भरोसेमंद नहीं है, नहीं, जी, वो उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं कि भाई भरोसेमंद क्यों नहीं। तो टेक्नोलॉजी में आम आदमी नहीं जा सकता, उसके लिए समझना मुश्किल है। लेकिन जो विशेषज्ञ दुनिया के कह रहे हैं और दुनिया के और देशों ने, जो विकसित देश हैं, जो कहीं ज्यादा टेक्नोलॉजी में हमसे आगे हैं, उन्होंने भी इसको नकार दिया है। वहां के कोर्ट्स ने नकार दिया है और छोटे देशों ने भी नकार दिया है इसको। तो पहली बात तो यह है कि टेक्निकली भरोसेमंद नहीं है, ये मैं मानता हूं। जी, पर ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, देश में और विशेषज्ञ भी कह रहे हैं। लेकिन सबसे पहले इस मुद्दे को उठाने वाले जो थे वो आरएसएस के लोग थे। जी, सबसे पहली किताब जो हिंदुस्तान की ईवीएम को नकारते हुए कि ये कितनी खतरनाक है, उसका किताब का टाइटल ही राव साहब की, जो आरएसएस के हैं, जो अब बीजेपी के बड़े नेताओं में आते हैं, उनकी पहली किताब है और वो अच्छी किताब है। और उसमें उन्होंने लिखा ही है कि ये थ्रेट टू डेमोक्रेसी है, ये खतरा है। उसका टाइटल ही ये कह रहा है कि ये खतरा है देश के लोकतंत्र के लिए। लेकिन 2011 के बाद वो खामोश हो गए। अब वो किताब भी पढ़ने को नहीं मिलती आसानी से। ये बात अलग है कि मौजूद है वो इंटरनेट के ऊपर, लेकिन आसानी से अब नहीं मिलती। तो ये क्यों खामोश हो गए? मेरा मानना यह है कि इसलिए खामोश हो गए कि इन्होंने इस पर मास्टरी हासिल कर ली कि उसे हैक कैसे करना है। लेकिन जो चुनावी पार्टियां हैं सर, जैसे तकनीक के जानकार, तकनीक के विशेषज्ञ सिर्फ बीजेपी के पास तो नहीं है। तो जैसे कांग्रेस है, देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है अभी भी, वो सवाल गंभीरता से क्यों नहीं उठाती? क्योंकि कहा जाता है कि जब जीत जाते हैं तो सवाल नहीं उठाते ईवीएम पर, और जब हार जाते हैं तो उठाते हैं। बंगाल चुनाव पर बीजेपी पहले से ही कहने लगी है कि अगर कांग्रेस हार जाएगी या कम्युनिस्ट हार जाएंगे या ममता बनर्जी हार जाएंगी तो फिर ये लोग ईवीएम की बात करेंगे। एक और टेक्निकल पॉइंट समझने की जरूरत है इसमें, वो ये कि सारी ईवीएम हैक नहीं की जा सकती एक वक्त में, और उनको हैक करना जो है वो खतरे से खाली नहीं। बात खुल जाएगी। तो बहुत सोच समझ करके कौन सी ईवीएम हैक करनी है और कौन सी नहीं करनी है, ये डिसाइड किया जाता है। चलिए मैं मान लेता हूं कि अगर हैक नहीं की जा सकती, तो ये हमारे देश के जो वैज्ञानिक हैं, जो यहां से बैठ करके चंद्रमा पे कंट्रोल करते हैं अपने भेजे हुए यंत्र का,
या मार्स के ऊपर कंट्रोल करते, उनके लिए कितनी बड़ी बेइज्जती की बात है ये कहना कि हैक नहीं हो सकती। अरे भाई, जब वहां कंट्रोल हो सकता है तो यहाँ भी कंट्रोल हो सकता है। ईवीएम को लेकर जो आपने एक बात कही अभी अभी कि ईवीएम हैक की जा सकती है, तो यह बात सभी समझते हैं। दूसरा कि टेक्निकली जो बात कही कि एक साथ सभी नहीं किए जा सकते हैं। क्या यही रणनीति है जिसकी वजह से आप आम आदमी या पार्टियां ना कह पाती ईवीएम को लेकर ना हाँ कह पाती? क्या यही वो क्लू है? यही वो मुद्दा है जिसकी वजह से एक उम्मीद बंधी रहती है पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, जो इसके खिलाफ भी हैं। अब उनके अंदर भी एक उम्मीद बनी रहती है कि शायद हम जीत जाएं, क्योंकि अगर आपने हैक करने में कोशिश ये की है कि 25% मशीनों को आप हैक करेंगे कैलकुलेट करके, और जनता ने 25% से कहीं ज्यादा वोट डाल दिए दूसरे के फेवर में, तो फिर वो जीत जाएगा, फिर उसका असर कम हो जाएगा। ये टेक्निकल चीजें हैं, कुछ स्टेटिस्टिकली हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी मशीनें हैक की जाती हैं। पर उससे आगे बढ़ते हैं, जो दूसरा हिस्सा है आपके सवाल का, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टीज ने इसे अपोज नहीं किया है। 21 पॉलिटिकल पार्टीज ने पिछली बार वो दिया था, विज्ञापन कह रहा हूं, प्रोटेस्ट लेटर दिया था इलेक्शन कमीशन को। 21 पॉलिटिकल पार्टीज, जिसमें कांग्रेस शामिल थी, उन्होंने ये कहा था कि आप सारे के सारे वीवीपैट जो हैं वो काउंट करें। वो 25% तक किसी ने कहा कि काउंट कीजिए, काउंट ही नहीं हो रहे इस देश के अंदर। और वो पहले काउंट होने चाहिए, उसके बाद में देखना चाहिए कि भाई ईवीएम ठीक है या नहीं है। यहां हो ये रहा है कि बाद में काउंट किए जाते हैं कि इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, पूरी चीजें हो गई, सब कुछ होने के बाद आप काउंट करते रहिए, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग ऑब्जेक्शन कह रहे हैं, उठा रहे हैं, आप कहते हैं कि हम बाद में देखेंगे। लोग कोर्ट जा रहे हैं, वो 3 महीने खिंचता है। विधानसभा हो या लोकसभा हो, वो तो चल रही है। अच्छा, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ये एक चीज जो मैं आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, जो मैंने लिखा है जिसके ऊपर लगातार, कि अगर मान लीजिए मुझे कोई ये प्रोजेक्ट दे दे कि ईवीएम हैक करनी है और मेरे पास टेक्नोलॉजी है, तो मैं क्या क्या करूंगा। एक के बाद एक चीजें लेता जाता। पहला काम मैं ये करूंगा कि वो टेक्नोलॉजी को मास्टर करूंगा जिस टेक्नोलॉजी से ईवीएम हैक हो रही है। दूसरा काम ये करूंगा कि मुझे मालूम है कि कहां पर मेरे ओपोनेंट के, मेरे विरोधी के वोट इतने ज्यादा पड़ेंगे कि वो जीतेगा ही जीतेगा। दूसरे, वो जहां मैं जीतूंगा ही जीतूंगा, मेरा विरोधी नहीं जीतेगा। तो मुझे वो हैक करने की जरूरत नहीं है इन दोनों जगहों के ऊपर। मैं वही हैक करूंगा जिस जगह के ऊपर मेरे विरोधी और मेरे बीच में कम डिफरेंस है, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं। यानी सर, आप बहुत क्लियर कट समझा रहे हैं कि 3 हिस्से होंगे चुनावी पार्टी, मतलब हैक के। पहला और दूसरा, मतलब पहला और तीसरा कहें, बीच के हिस्से पर बेसिकली हैकिंग बीच के हिस्से के ऊपर करूंगा। मैं क्यों करूंगा? जहां मैं जीत रहा हूं वहां हैकिंग कोई जरूरत ही नहीं है मुझे। अब सवाल ये है कि इसके अलावा मैं क्या करूंगा। मैं ये भी करूंगा कि मैं एक सर्वे करवाऊंगा, और वो सर्वे ये होगा कि कौन कौन सी बस्ती में मेरे वोट पड़ रहे हैं। बिल्कुल, ये होता है, सर्वे होता है, ऑलरेडी पार्टियां राइट, ये सर्वे करवाऊंगा। तो जिस बस्ती में मेरे वोट पड़ रहे हैं वहां भी मुझे हैक करने की जरूरत नहीं। मैं तो वहां हैक करूंगा जहां दूसरे को पढ़ने जा रहे हैं, तो और कम हो गई। तो इस तरह घटाते 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 मुझे बहुत ज्यादा हैक करने की जरूरत नहीं है। सर, एक चीज और समझते हैं आपसे, चूंकि जानकार हैं आप, तकनीक के वैज्ञानिक भी रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहूंगा सर कि, और लोग भी जानना चाहेंगे कि क्या यह बात पॉलिटिकल पार्टियां अपने आत्मा से लगातार हार के बावजूद ईवीएम के खिलाफ सवाल भी उठाती हैं? ऐसा नहीं, से कांग्रेस के सबसे मुखर नेता दिग्विजय सिंह लगातार ईवीएम के खिलाफ बोलते हैं, फिर ईवीएम से होने वाले वोट पे चले जाते हैं।
वह तकनीकी और राजनीतिक पक्ष क्या है जहां ईवीएम का सवाल भारत में मुद्दा की तरह उठ नहीं पाता? उसमें दो तीन चीजें हैं, वो बाद में करते हैं। मैं पहले एक स्टेप आपको बताया मैंने कि मैं क्या करूंगा अगर मुझे जिम्मेदारी। ठीक बात। दूसरा स्टेप क्या करूंगा? हम्म। दूसरा स्टेप ये करूंगा कि मैं चैनल्स को खरीदूंगा। जी। मैं कुछ ऐसे लोगों को खरीदूंगा जो इंडिपेंडेंटली सर्वे करते हैं। हाँ मैं बिल्कुल। ऐसे लोगों को खरीदूंगा जो लगातार लिखते हैं, और इतना कंफ्यूजन फैला दूंगा कि कोई अंदाजा ही ना लगा पाए कि कौन जीत रहा है। आप समझ रहे हैं? बिल्कुल। और ये ईवीएम की इलेक्शन, जब से ईवीएम इलेक्शन में आई है, खासतौर से 2014 के बाद का जो पीरियड है, उसमें हमें ये लगातार दिखाई दे रहा है कि कहीं कोई अंदाजा लगा ही नहीं पाता कि कौन जीत रहा और कौन हार रहा है। पूरा मीडिया का जोर इस बात के ऊपर रहता है कि वो कंफ्यूजन क्रिएट कर दें पूरे उसमें कि कौन जीत रहा है। आज भी कोई बहुत कॉन्फिडेंस के साथ ये नहीं कह सकता कि ममता बनर्जी जीत रही हैं या नहीं जीत रही है। इतना कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया गया है कि ये बात ही नहीं पता है कि बंगाल में कौन जीतेगा। सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही नहीं, बंगाल में कौन जीतेगा ये भी नहीं मालूम, कोई अंदाजा नहीं लगा पा रहा। जबकि तो मैं इतना 4-5 स्तर के सर्वे होते हैं, जबकि सर्वे सर मतलब 4-5 स्तर के होते हैं, हम सब जानते हैं। 4-5 होंगे और एक बहुत कम बताएगा, दूसरा बहुत ज्यादा बताएगा। नहीं, पार्टियां और कैंडिडेट भी 4-5 स्तर के सर्वे कराती हैं और तरह तरह से सर्वे चैनल अलग सर्वे कर रहे हैं। सीएसडीएस जैसी संस्थाएं अलग दावा करती हैं, प्राइवेट संस्थाएं अलग करती हैं, नेताजी अपना अलग कराते हैं। तो ये सर्वे सारे कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए काफी होते हैं कि कोई अंदाजा ना लगा पाए। तीसरी चीज जो मैं करूंगा वो ये करूंगा कि फेजेस में करवाऊं इलेक्शन, एक बार में इलेक्शन ना किया जाए। ये जोर से चिल्लाने वाली भारतीय जनता पार्टी के सारे इलेक्शन एक बार होने चाहिए, वो फेजेस में करने के लिए बहुत डिफेंड कर रही है। एक तरफ वो नारा लगा रहे हैं, दूसरी तरफ ये नारा, ये बात चल रही है। फेजेस में क्यों करवाऊंगा मैं हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए 1-1.5 हजार लोग तैयार रखूंगा कि वो जाकर के दुकान पर बैठें, ढाबे पर बैठें, खाने की दुकान पर बैठें और इन जगहों के ऊपर एक कंफ्यूजन क्रिएट करते रहे। इसको सर विस्पर कैंपेन कहते हैं। पत्रकारिता की भाषा में जो सर्वे कंपनियां करती हैं, इसको विस्पर कैंपेन कहते हैं। जी। वो कैंपेन, और वो लोग जो बैठेंगे सिगरेट की दुकान पे, पान की दुकान पे, चाय के ढाबे के ऊपर, वो लोग पत्रकारों को अपने इंटरव्यू पहले देंगे, वो सबसे आगे आ जाएंगे, वॉलंटियर करेंगे देने के लिए। तो ऐसे लोगों को खरीद करके एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाऊं, इसके लिए मैं फेजेस में करवाऊंगा इलेक्शन, एक बार में इलेक्शन नहीं होगा। आखिरी चीज जो मैं करूंगा वो ये करूंगा कि जो भी तरीका मेरे पास है ईवीएम को कंट्रोल करने का, रिमोट कंट्रोल करने का, उसमें मैं नौजवानों को रिक्रूट करूंगा जिन्हें ये बताने की मुझे जरूरत नहीं कि तुम कंट्रोल करने जा रहे। मैं उनसे कहूंगा कि तुम वहां जाना, 500 मीटर के अंदर रहना या 100 मीटर के अंदर रहना या दरवाजे के पास चले जाना, तुम्हें 300 रुपए में दे रहा हूं, 1000 रुपए दे रहा हूं, वहां जाकर के रिपोर्ट करने के लिए ये वाला बटन जरूर दबाना। मेरा काम हो गया और किसी को पता नहीं लगेगा। जिसका मतलब ये थियोरिटिकली अगर एक ईवीएम को हैक कर सकता हूं मैं, तो सारे ईवीएम को हैक कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं इंटेलिजेंट हूं तो जैसा मैंने पहले बताया कि मैं वो एक्सरसाइज कर लूंगा, सारे ईवीएम को हैक करूंगा नहीं, क्योंकि उसमें ज्यादा खर्चा है, ज्यादा प्रॉब्लम है, पकड़े जाने का ज्यादा खतरा है। तो ये स्टेप्स जो हैं मैं बड़ी आसानी से ले सकता हूं, और अगर हैक करने की मेरे पास टेक्नोलॉजी है जो इस दुनिया में मौजूद है तो फिर मैं हैक कर सकता हूं। अब सवाल यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज के साथ क्या हुआ है। पॉलिटिकल पार्टीज के साथ ये हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ने, और उस जमाने में इंदिरा गांधी के पीरियड में जब ये मशीन लाई गई थी, इतना ज्यादा ढिंढोरा इस बात का पीटा गया था कि बूथ कैप्चरिंग होती है, और होती भी थी।
तो बूथ कैप्चरिंग से बहुत लोग डरे हुए थे और बड़े कन्विंस्ड हो गए थे कि भाई बैलेट से करवाओगे तो बूथ कैप्चरिंग हो जाएगी। और बूथ कैप्चरिंग हटाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है ये मशीन लगा दो। इस मशीन में कोई एक बार में सारे बैलेट नहीं डाल सकता, वो डाले नहीं जा सकते, क्योंकि 30 सेकंड का या उससे ज्यादा का एक पीरियड चाहिए है दूसरे वोट के लिए, और 3 लोग वोट डाल रहे हैं। असल में आप डालते हैं वोट, उससे पहले एक और कोई वोट डालता है आपके लिए कि भाई आप डाल सकें, फिर वो वैलिड किया जाता है। तो वो एक प्रोसेस में वोट डलता है, एक बार में नहीं डलता। तो लोगों को लगा ये बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी, लेकिन बूथ कैप्चरिंग में ये बात थी कि अगर आप एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के 5 बूथ कैप्चर करने के लिए लठैत रखते हैं तो छठी में कर पाएंगे ये जरूरी नहीं था। एक इलाके में आपको लठैत रखने पड़ते थे बूथ कैप्चर करने के लिए, तो आप 10 बूथ कैप्चर करके जीतने की कोशिश करते थे। आप 100 के लिए ताकत किसी के पास नहीं थी। सारे हिंदुस्तान के बूथ कैप्चर कभी नहीं किए गए, सिवाय इमरजेंसी के बाद जब जनता उठी और उसने कहा कि सारे बूथ हमारे हैं और हम इमरजेंसी के खिलाफ वोट डाल रहे हैं, वरना किसी में ये ताकत नहीं थी। ये जो टेक्नोलॉजी है इसमें परेशानी ये है कि अगर एक आपने कैप्चर कर लिया, अगर एक के लिए टेक्नोलॉजी आपके पास है तो सारे के सारे ईवीएम के लिए टेक्नोलॉजी आपके पास मौजूद है, जिसका मतलब ये है कि आप थियोरेटिकली अगर एक बूथ कैप्चर कर रहे हैं तो आप सारे बूथ कैप्चर कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा खतरा है पूरे के पूरे लोकतंत्र के लिए। पॉलिटिकल पार्टीज की प्रॉब्लम यह है कि जिन्होंने इंप्लीमेंट किया था इस पूरी स्कीम को, जो लाए थे ईवीएम को, वो खुद कैसे निकले इससे बाहर और कैसे अपनी लगाई हुई मशीन को बुरा कहना शुरू कर दें। धीरे धीरे आवाजें उठनी शुरू हुई हैं कांग्रेस के अंदर। कांग्रेस को ये पता ही नहीं था, और मैं आपको बता रहा हूं आज एक अजीब सी बात कि जब एक बड़े नेता के पास, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता के पास मेरा लिखा हुआ आर्टिकल पहुंचा तो उन्हें पहली बार ये पता लगा कि चिप्स जो हैं वो हिंदुस्तान में नहीं बनते, हिंदुस्तान से बाहर जापान में और अमेरिका में बनाए जाते हैं। इससे पहले उन्हें पता ही नहीं था कि हमारे देश में नहीं बनते। ये अभी की बात है, ये कोई बहुत ज्यादा दिन पहले की बात नहीं है, साल 1.5 साल पहले की बात है। तो लिटरेसी लेवल भी पॉलिटिकल पार्टीज का बहुत कम था। जो मोहब्बत होती है एक टेक्नोलॉजी के साथ, उस मोहब्बत ने भी बहुत बड़ा रोल इसमें प्ले किया है। और शुरुआत में क्योंकि आरएसएस इसके खिलाफ थी तो बाकी सब लोग भी खिलाफ हो गए आरएसएस के कि भाई ये तो ऑब्जेक्शन उठाते रहते हैं, वो ऑपोजिशन में थे। ये 3-4 फैक्टर हैं, इनसे बाहर जनता जल्दी निकल आई, पॉलिटिकल पार्टीज नहीं निकल पा रही। लोग विरोध कर रहे हैं, लगातार विरोध कर रहे हैं और जनता अपने स्तरों पर करती है। मैं बिहार चुनाव में था और काफी ज्यादा जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन बहुत ऐतराज हुआ, बहुत जगह प्रदर्शन हुए, पुलिस बहुत बड़ी संख्या में तैनात करनी पड़ी नीतीश सरकार को और लोगों ने कहा कि हमने वोट नहीं दिया। यहाँ तक कि पिछले लोकसभा चुनाव में भी हुए। लेकिन तकनीकी तौर पर जो फसान है वही ईवीएम के विरोध और समर्थन के बीच टंगी पड़ी है। एक महत्वपूर्ण बात जो आप कह रहे थे लूट वाली, जैसे योगेंद्र यादव हैं या दूसरे पत्रकार हैं या विश्लेषक हैं राजनीतिक, उनका ये कहना है कि तब बूथ लूट भी होता था, अब ये वाला होता है। उसमें कहते हैं, उनका ये कहना है कि अगर पॉलिटिकल ताकत आपके पास ज्यादा है तभी आप जीत हासिल कर सकते हैं। यह बात कन्हैया कुमार ने भी अपने हारने के बाद कही। जब वह हार गए बेगूसराय सीट से तो ईवीएम पर उन्होंने कहा कि जब एटीएम हैक हो सकता है तो ईवीएम भी हो जाए। लेकिन सर, ईवीएम हैक होने की बात कही, लेकिन उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमारे ही लोग, हमारे समर्थक वोटरों को बूथ तक नहीं ले गए। इस हैकिंग को कौन रोके? जी, बात ये बिल्कुल सही है। देखने में ये बात बिल्कुल सही मालूम होती है कि भाई अगर आपकी पॉलिटिकल पावर हो तो फिर आप कल को हैक कर लेंगे, आपका विरोधी नहीं करेगा। सवाल ये है कि लोकतंत्र में ये उम्मीद रखना अपने अंदर कि हम कल को हमारी पॉलिटिकल पावर होगी तो हम हैक करेंगे, ये खतरनाक चीज है लोकतंत्र के लिए। लेकिन ये
मान लेते हैं कि कन्हैया हो या योगेंद्र यादव हो, उनकी बात को मान लेते हैं कि हम क्योंकि वीक हैं इसलिए हम हार रहे हैं, ईवीएम से कोई लेना देना नहीं है इसका। अगर हम वीक होंगे तो बूथ कैप्चर हो जाएंगे, अगर हम हटा भी देंगे और वापस चले जाएं उसके ऊपर तो वो हो जाएगा। सवाल वो नहीं है, असल में ये गलत सवाल पूछा जा रहा है। बात ये है कि जो एक बार आ गया तब फिर आप उसके बाद अगर आप सत्ता में आ चुके तो फिर आप उसके बाद बाहर होने की ही सिचुएशन में हमेशा रहेंगे, आप अंदर आ ही नहीं सकते। आपके लिए पॉसिबिलिटी खत्म हो गई कि आप कभी इलेक्शन जीत पाएंगे, क्योंकि जब चाहेगी वो सत्ता में जो सत्ताधारी पार्टी है, जब चाहेगी या गलती कर देगी तो आप जीत जाएंगे। आप कितने भी पॉलिटिकली पावरफुल हो जाएं, अगर इलेक्शन कमीशन और जो रूलिंग पार्टी है वो षड्यंत्र कर रही है तो आप कितने भी पॉलिटिकली पावरफुल हो जाएं, आप नहीं जीत सकते इलेक्शन। मुद्दा इस बात का है और ये आम जनता समझ रही है। अगर आप गांव में जाएं, मैं जगह जगह घूमा हूं, यूपी में घूमा हूं, मैं गुजरात गया हूं, मैं मध्य प्रदेश गया हूं और गांव-गांव में गया हूं मैं, वहां पर एक बैठी हुई जो बिल्कुल अनपढ़ औरत है वो ये बात समझ रही है, वो ये बात कह रही है लगातार कि हम वोट तो किसी को देते हैं, जाता कहीं और। हो सकता है वो टेक्निकली ना जानती हो कि कैसे जाता है, पर उसे यकीन नहीं है। मैं ये भी मानने को तैयार हूं कि साहब ईवीएम बिल्कुल सच्ची है, पर अगर जनता को यकीन नहीं बचा है तो हमें हटा देनी चाहिए। जनता को अगर यकीन नहीं है ईवीएम के ऊपर तो कल को जनता तोड़ना शुरू कर देगी ईवीएम। वो शायद तंत्र से पूरी तरह ना टकरा सके, लेकिन वो कल को टकराएगी ईवीएम से। आप उसे तैयार कर रहे हैं मेंटली कि वो ईवीएम के खिलाफ खड़ी हो अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए, अपने वोट को बचाने के लिए। बाबा साहब अंबेडकर की अगुवाई में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया उसने बहुत सारे वादे किए, बहुत सारे ख्वाब हैं उसके अंदर जो पूरे नहीं हुए। लेकिन इस देश के अंदर जो जातियों में बटा हुआ है, वो देश जिसके अंदर एक इंसान दूसरे इंसान की अगर छाया पड़ जाए तो पवित्र हो जाता है, वहां इलेक्शन के दिन हर नागरिक एक हैसियत रखता है, एक वोट रखता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर हमने इस उपलब्धि को खो दिया ईवीएम की वजह से तो इस देश में लोकतंत्र नहीं बचेगा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बचेगा।